गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने फंजाई से रिलेटेड कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कल तक डिस्कशन कर लिया था। वहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में जनन के बारे में। कवकों में जनन किस तरीके से होता है? इसमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। नंबर 1, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या कायिक जनन। नंबर 2, asexual रिप्रोडक्शन, या अलैंगिक जनन। और नंबर 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तीनों प्रकार का जनन इसमें प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव या कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या फिर कायिक जनन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां कायिक कोशिकाओं के माध्यम से जनन क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेसिकली फंजाई में या कवकों में ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन होता है, ये 5 विधियों द्वारा होता है। 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ों में टूट जाना, जैसे म्यूकर या राइजोपस हम कह सकते हैं, एसेप्टेट और ब्रांच्ड जो कवक होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं और हर एक टुकड़े से ये फ्रैगमेंट्स बन जाती हैं और हर एक टुकड़ा एक नए कवक सूत्र में या एक नए फंगल हाइफी में डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 होता है फिजन। फिजन या विखंडन। विखंडन का मतलब फिर टूट जाना, लेकिन ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये मल्टी सेल्यूलर सेल्स में होता है, और फिजन जो होता है वो यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीव का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ईस्ट, सैक्रोमाइसीस। ये राइजोपस, म्यूकर, इनमें होता है। फिजन में जो एक कोशिका होती है, ये कोशिका किन्हीं कारणोंवश 2 भागों में टूट जाती है और हर एक भाग में एक केंद्रक, और विखंडन से प्रत्येक डॉटर सेल और हर एक डॉटर सेल से एक नया ईस्ट सेल डेवलप हो जाता है। ये हो गया फिजन या विखंडन। तीसरा टाइप होता है बडिंग या मुकुलन। बडिंग का मतलब होता है मुकुल बन जाना। ये भी एक कोशिकीय कोशिकाओं में होता है, जहां पर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो टॉप के पोर्शन पर इकट्ठा हो जाता है, डेंस हो जाता है, और वहां पर एक नई मुकुल विकसित हो जाती है।
और हर एक मुकुल से एक नई ये बड, और हर एक बड एक न्यू ईस्ट सेल में या नए कवक में विकसित हो जाती है। तीसरा टाइप है आपके पास, फोर्थ है स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया का ज्यादातर ये एग्जाम्पल देखा जाता है क्लेविसेप्स में। क्लेविसेप्स ज्यादातर प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। क्या होता है स्क्लेरोटिया कि जो कवक होते हैं एक गोलाकार या बेलनाकार या एक इम्प्रॉपर शेप में विकसित हो जाते हैं। इनके ऊपर एक लेयर इकट्ठी हो जाती है और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये क्लेविसेप ये टूटकर अलग हो जाते हैं और हर एक स्क्लेरोटिया से एक नया कवक विकसित हो जाता है। और फिफ्थ टाइप है हमारे पास राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ क्या होते हैं? राइजोमॉर्फ यहाँ पर बहुत सारे कवक सूत्र धागे के रूप में एक साथ ट्विन हो जाते हैं, एंटिंगल्ड हो जाते हैं, जैसे कि हमने मशरूम्स में देखा है। और इनमें केवल एक ही वृद्धि पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट से वृद्धि होती रहती है। और इस ग्रोथ पॉइंट पर हमने देखा, अगर कवक को हम इस तरीके से देखें, जो मशरूम्स होते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और ये बेसिकली राइजोमॉर्फ्स जो बनते हैं मशरूम्स के केसेस में। तो यहाँ बात हो गई, हमने टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहाँ पर कि शरीर की कायिक कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के जनन क्रियाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के कवकों में होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की फंजाई में, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये जो जनन होता है बेसिकली स्पोर्स के माध्यम से होता है, बीजाणुओं के माध्यम से होता है। ये बीजाणु डिप्लॉयड होते हैं। डिफरेंट टाइप्स से ये जनन होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है ज़ूस्पोर, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स, थर्ड है क्लेमाइडोस्पोर्स, फिर ओइडिया या पुनिडिया के माध्यम से, एस्कोस्पोर्स के माध्यम से, बेसिडियोस्पोर्स के माध्यम से, या फिर बाइन्यूक्लियोइड स्पोर्स के माध्यम से। पहले बात करते हैं ज़ूस्पोर्स के माध्यम से। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? ये कवक के अंदर जो सेल्स होते हैं, कवक कोशिकाएं होती हैं, ये फूल कर मोटी हो जाती हैं और इनके अंदर सिंगुलर फ्लैगेलेट ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सिंगल फ्लैगेले वाला ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं। ये सेल्स रप्चर हो जाते हैं और ये ज़ूस्पोर्स वाटर में या एयर में लिबरेट हो जाते हैं, ज़्यादातर जल में, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, क्योंकि इनपे एक सिंगल फ्लैचुला पाया जा रहा है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो हर एक ज़ूस्पोर एक नए कवक सूत्र में विकसित हो जाता है, एक नया फंगल हाइफी बना देता है। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स पे ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर, जिनमें जो कवक सूत्र होता है, इनका ऊपरी भाग स्वेलन अप हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद इनके चारों ओर एक लेयर बन जाती है,
जो इनर पोर्शन होता है दैट इज नोन एज कॉलुमेला, ये कॉलुमेला कहलाता है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। कॉलुमेला, और इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। बीजाणुधानी, इस बीजाणुधानी के अंदर नंबर ऑफ बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण होते हैं, बार बार समसूत्री विभाजन के कारण। और ये बेसिकली उन कंडीशंस में होता है जब कंडीशंस एडवर्स होती हैं, जब प्रतिकूल वातावरण होता है। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसकी जो वॉल होती है ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और सारे के सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हवा में लिबरेट हो जाते हैं। ये वातावरण में पड़े रहते हैं, और जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो हर एक स्पोरेंजियोस्पोर से एक नया कवक सूत्र विकसित हो जाता है, एक नई फंगल हाइफी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स में कुछ फंगल सेल्स जो होते हैं ये एडवर्स कंडीशन में खाना इकट्ठा करने के बाद स्वेलिंग अप हो जाते हैं, फूलकर मोटे हो जाते हैं। खाना इकट्ठा कर लेते हैं और गोलाकार संरचनाएं बना लेते हैं, और जो कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं, इन कोशिकाओं को हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म जो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर है ये सुषुप्त अवस्था में काफी लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है इनकी जो वॉल होती है, आउटर लेयर जो होती है, ये गल जाती है, और ये जो फूड स्टोर किया था उससे ये लंबे अंतराल तक अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, हर एक क्लेमाइडोस्पोर एक नए फंगल हाइफी में विकसित हो जाता है, एक नया कवक सूत्र बना लेता है। नेक्स्ट इज बाय मीन्स ऑफ ओइडिया। ओइडिया क्या है? एक तरीके से कोई भी कवक जो सेप्टेड कवक था, कई सारे सेप्टास से, कई सारे सेल से मिलकर बना था, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके जो सेल्स थे उनकी वॉल थिक हो जाती है और ये अपने ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन पर बर्ड्स विकसित हो जाती हैं, और ये हर एक बर्ड जो है वो ओइडिया कहलाती है, और अनुकूल वातावरण के आने पर हर एक ओइडिया एक नए कवक सूत्र में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया में सेम है ओइडिया के फॉर्म में, मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसिटिक सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स गोलाकार हो जाते हैं, राउंडेड हो जाते हैं, और काफी लंबे अंतराल तक इसी फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब कंडीशंस इनका प्रोटोप्लास्ट फिर डेंस हो जाता है, और जब कंडीशंस इनके अनुकूल आती हैं, हर एक कोनिडिया से एक नया फंगल हाइफी बन जाता है। नेक्स्ट इज बाय मीन्स ऑफ एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये मियोसिस के बाद बनने वाली क्रियाएं हैं। इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, दैट इज नोन एज एस्कोस्पोरेंजिया। इस एस्कोस्पोरेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियस था वो रिपीटेडली डिवाइड करता है और 8 एस्कोस्पोर्स बना देता है। ये एस्कोस्पोर्स की आउटर लेयर थिक हो जाती है,
आफ्टर मेयोटिक डिवीजन। ये मेयोटिक डिवीजन के बाद बनने वाले स्पोर्स होते हैं और इस तरीके से एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। और जब अनुकूल वातावरण आता है तो हर एक एस्कोस्पोर, इनकी एस्कोस्पोरेंजिया की जो वॉल होती है ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है और फटने के बाद ये एस्कोस्पोर्स हवा में लिबरेट हो जाते हैं और हर एक एस्कोस्पोर से एक नया कवक सूत्र विकसित हो जाता है। ज्यादातर इस प्रकार का जो जनन होता है वो एस्कोमाइसिटीज में होता है। इस ग्रुप को नाम ही एस्कोमाइसिटीज इसलिए दिया गया कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बाय मींस ऑफ एस्कोस्पोरेंजिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स में यहाँ भी एक तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज जैसी बन जाती हैं और ये फ्रूटिंग बॉडीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं। और इनके अंदर स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। ये भी मेयोटिक डिवीजन के बाद बनने वाले हैं। ये स्पोर्स ऊपर यहाँ जाकर के एकत्रित हो जाते हैं और हर एक बेसिडियोस्पोर से जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो नए प्रकार के फंगल हाइफी या नए फंगल हाइफी विकसित हो जाते हैं। एंड लास्ट इज बाइन्यूक्लिएट स्पोर। इसमें एक सिंगल स्पोर जिसमें 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहलाते हैं ये। इनसे नए कवक सूत्र का विकास होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं उस प्रकार के जनन की जहां पर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते बल्कि स्पोर्स के माध्यम से, बीजाणुओं के माध्यम से जनन होता है और इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये 8 माध्यम से कवकों में पाया जाता है, ज़ूस्पोर्स के माध्यम से, स्पोरेंजियोस्पोर्स के माध्यम से, क्लेवाइडोस्पोर्स के माध्यम से, ओइडिया के माध्यम से, कोनिडिया के माध्यम से, एस्कोस्पोर्स के माध्यम से, बेसिडियोस्पोर्स और बाइन्यूक्लियोस्पोर्स के थ्रू। यहाँ तक हमने अलैंगिक जनन की बात कर ली। अब हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके तरीके क्या होते हैं और किन किन माध्यमों से